नमस्कार, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर नंबर 3 आपके पास है। इस चैप्टर को आपको किस तरीके से समझना है, कैसे सॉल्व करना है और यकीन मानिए आपसे प्रॉमिस है कि अगर आप इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से और कॉपी पेन के साथ बैठकर देखोगे, तो आपको फिर इस चैप्टर में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लिखा हुआ है देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण। पहले आप समझिए इसका मतलब हुआ क्या। दो चर वाले रैखिक समीकरण मतलब होता है एक ऐसी समीकरण जिसमें जो चर हैं, जैसे यहाँ पे चर एक x है और एक y है, तो इनकी जब जो पावर जो घात होती है वो जब 1 होती है तो उसे बोला जाता है रैखिक समीकरण। और दो चर वाले हैं क्योंकि आपको दिख रहा है एक्स वाई, तो जो पहली इक्वेशन है, पहली समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, जहां पे a1 b1 और c1 अचर हैं। ऐसे ही a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, जहां पे a2 b2 और c2 अचर हैं। अब क्योंकि युग्म इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दो है, एक ये वाली है और एक ये वाली है, तो आपको समझ आया होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म मतलब क्या हुआ। ऐसी समीकरण जिसमें जो चर है उसकी घात एक होगी और दो चर वाले मतलब दो चर होंगे समीकरण में। युग्म मतलब पेयर, दो है, एक ही है और एक ही है, ठीक है। तो ये है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब जो समीकरण है वो इस तरीके से लिखी जाती है जो भी दो चर वाले रैखिक समीकरण होगा, ठीक है। अब जो ये चर हैं इनके साथ जो भी यहाँ पे इनके गुणांक हैं, जैसे यहाँ पे a1 है, b1 है, ये अचर है, c1, ऐसी a2 b2 और c2 है। जब हम इनका अनुपात को एक तरीके से इनकी तुलना करते हैं तो हमारे पास कुछ रिजल्ट, कुछ परिणाम निकल के आते हैं, तो उसी पे हम बात कर रहे हैं। आप ये वाला पोर्शन छोड़ दो, आप यहाँ चेक करिए सीधे, अनुपात की तुलना लिखा हुआ है। तो यहाँ पे है यदि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, मतलब इनका जो अनुपात होगा अगर वो बराबर नहीं है, तो उस केस में अगर हम इसे ग्राफ में निरूपित करेंगे तो ये रेखाएं हम आपस में प्रतिच्छेद करेंगी, मतलब एक दूसरे को काटेंगी। और जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो इस दशा में जो इनका बीजगणितीय निरूपण या हल होता है वो केवल एक हल निकलता है। जो भी रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है उनका हमेशा एक ही हल निकलता है। सेकंड, यहाँ पे लिखा हुआ है a1 अपॉन a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, मतलब अगर तीनों अनुपात बराबर हुए तो ये रेखाएं संपाती होती हैं। संपाती से मतलब क्या हुआ कि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा खींचना, इसी को हम संपाती बोलते हैं, ठीक है। और इस कंडीशन में अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ठीक है। और तीसरा है अगर a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, लेकिन वो c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है, मतलब पहले के दो जो अनुपात हैं वो बराबर है, वो लास्ट वाले के बराबर नहीं है। इस दशा में जो रेखाएं हैं वो समांतर, समांतर मतलब दो रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। और जब ये रेखाएं आपस में मिलेंगी ही नहीं तो उस कंडीशन में कोई भी हल नहीं निकलता है। तो आपको ध्यान ये रखना है इसमें कि अगर आपके पास पहले की दो कंडीशन है तो ये संगत युग्म बोला जाता है, इसे ये संगत होते हैं। और अगर लास्ट वाली कंडीशन आए तो इसे हम असंगत बोलेंगे, ठीक है। तो संगत और असंगत, संगत मतलब जिसमें आंसर, जिसमें आपके हल निकल जाएंगे, चाहे वो एक हल निकल रहा है चाहे बहुत सारे हल निकल रहे हैं। असंगत का मतलब हुआ जहां पे कोई भी हल नहीं निकलता है। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये तीन कंडीशंस, ये कभी कभी एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं और इससे आगे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे जो हम इस चैप्टर में आगे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। अब अगर आपको ये समझ आया तो जल्दी से हम इसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं और समझते हैं कि इन क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। प्रश्नावली है 3.1। पहला क्वेश्चन है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उन्हें ग्राफीय विधि से हल कीजिए। देखो बड़ा सिंपल है। पहला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, कक्षा x के, x मतलब 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि मतलब टोटल जो विद्यार्थी हैं वो 10 हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो बड़ा सिंपल है, हमने मान लिया, माना लड़कों की संख्या
लड़कों की संख्या, हमने लड़कों की संख्या को मान लिया x और लड़कियों की संख्या को मान लिया हमने y। अब प्रश्नानुसार कुल कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? 10। कुल विद्यार्थी मतलब लड़के और लड़की दोनों, तो आप लिखोगे x प्लस वाई बराबर 10। ये है समीकरण नंबर 1। ठीक है, आगे लिखा हुआ है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियां कितनी हैं? y, लड़के कितने हैं? x, इससे कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। तो अगर आप इस x को बाईं साइड ले जाओगे तो ये आएगा y माइनस एक्स बराबर 4, समीकरण नंबर 2। ठीक है, देखो बड़ा सिंपल हो गया। पहली समीकरण है आपके पास ये आई, समझ गए होंगे आप, क्योंकि टोटल अगर 10 विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी में लड़के और लड़कियां दोनों आएंगे, तो जितने लड़के हैं और जितनी लड़कियां हैं उन दोनों को आपको ऐड कर देना है। और आगे लिया हुआ है कि जो लड़कियों की संख्या है, क्योंकि लड़कियां y हैं, तो वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो आपके पास आपको इसे ग्राफीय विधि से हल करना है। तो देखिए जरा, पहला है x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10 पहली समीकरण है, और दूसरी है y माइनस एक्स बराबर 4। ठीक है, दूसरी है। आपको इसे सॉल्व करना बड़ा सिंपल है। देखिए आप क्या करो, सबसे आसान तरीका होता है ग्राफ को सॉल्व करने का, आपको सिखाता हूँ। देखो इसके लिए मैंने एक बॉक्स बनाया, पहले आपको एक बॉक्स बना देना है, और ये x है और ये y है। ठीक है, एक बार आप इस इक्वेशन में x को 0 कर लो, कर दिया। अगर x 0 हो जाएगा तो y कितना बचा? फिर अगर मैं इसे सॉल्व करूं, x 0 हो गया तो y की वैल्यू 10, समझ गए? और एक बार y को 0 कर लो, x कितना आएगा? 10। तो आप लिखो जो बिंदु आया, कौन कौन से? a को मान लिया आपने 0,10। आपको पता होना चाहिए जब भी बिंदु लिखे जाते हैं तो पहला x वाला लिखा जाता है और दूसरा y वाला लिखा जाता है, और b बिंदु को हमने मान लिया 10,0। ठीक है, ऐसे ही इसके लिए अगर मैं बॉक्स बनाऊं, इस वाले के लिए, ये x है और ये y है। जब मैं x को 0 करूंगा तो y 4 आएगा, और जब मैं y को 0 करूंगा, देखो तो यहां बचा माइनस एक्स बराबर 4, तो x की वैल्यू -4। इट मीन्स आपके जो बिंदु आए वो क्या आए? 0,4, इसे हमने मान लिया c, और एक पॉइंट आया d -4 गुणा -4,0। ठीक है, बस आपको क्या करना है, इन्हें अब प्लॉट कर देना है। तो पहला है 0,10 यहाँ पे होगा, यहाँ पे, और 10,0 यहाँ पे होगा। तो ये लाइन है आपको ड्रॉ करनी है। तो ये लाइन आप सीधे ड्रॉ करिए। देखो ये है 10, यहाँ से ये। ठीक है, ये आया। और दूसरा आपके पास, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है आपके पास 0,-10 ये वाला होगा, और 10,0 ये वाला होगा। ठीक है, और दूसरा आपके पास है 0,4, 0,4, 0,4 ये आपका होगा वाई एक्सिस पे, 0,4 यहाँ होगा, और 4 -4,0 मतलब यहाँ होगा। तो आप यहाँ से ड्रॉ करोगे, यहाँ से ऐसे, जहाँ पे लाइन एक दूसरे को काटेगी, ये हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास आया। देखिए, तो एक पॉइंट ये देखो, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे काट रहे हैं तो एक दूसरे को। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर यहाँ से आप x एक्स को जोड़ोगे ऐसे, तो जो आपकी x की वैल्यू आएगी वो आएगी 3। तो x कितना आया? 3। और अगर आप y से इसे जोड़ोगे, देखो ये है y, ये, तो y कितना आया? 7। समझ पाए?
तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व, मतलब यहाँ पे जो लड़कों की संख्या है वो होगी 3 और लड़कियों की संख्या होगी 7। ऐसे आपको ग्राफ को सॉल्व करना है। उम्मीद आपको समझ आया होगा। कभी भी अगर दो इक्वेशन दी है, दो समीकरण दी है, तो आप यहाँ पे जो पॉइंट था आपका ये वाला, ये था 0,10। ये आपको पता होगा, आपने 9 पे पढ़ा था कि 0,10 मतलब ये y एक्सिस पे होगा और ये होगा 10,0। ऐसे ये वाला -4,0 है और यहाँ पे क्योंकि 4,0 यहाँ पे 0,4 यहाँ पे है, लेकिन आप आगे से बढ़ाओगे तो यहाँ पे काट रहे दो एक दूसरे को। तो यहाँ से x एक्सिस पे अगर आप देखोगे तो ये 3 आया और y एक्सिस पे ये 7 आया। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उम्मीद आपको समझ आया होगा कैसे करना है, ठीक है। अगला आपके पास देखिए, 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 है। आपको पेंसिल का मूल्य और कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो आप मान लो, माना पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य आपने मान लिया x और कलम का मूल्य आपने मान लिया y। तो पेंसिल कितनी है टोटल? 5। तो क्या होगा? 5x प्लस कलम y है तो 7y बराबर 50। समीकरण नंबर 1। समझ पाए आप? क्योंकि एक पेंसिल अगर x की है तो 5 पेंसिल 5x की हुई। ऐसे ही एक कलम अगर y की है तो 7 कलम है 7y की हुई, और टोटल मिला के कितना रुपए हैं? 50। ऐसे ही यहाँ पे आएगा, 7 पेंसिल है तो 7x प्लस 5 कलम है तो 5y बराबर 46। समीकरण नंबर 2। ठीक है। अगेन अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इनके लिए बॉक्स ड्रॉ करना है जैसा आपको बताया मैंने, और फिर यहाँ पे इसे ड्रॉ कर लोगे तो ये आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। ये आप खुद से सॉल्व करिए, बहुत आसानी से आपको एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप इसे आराम से सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। आपको ये चेक करना है समांतर हैं या संपाती हैं। तो इसमें 4 पार्ट है, मैंने 2 लिए हुए हैं ताकि आपको समझ आ जाए। देखो, अगर मैं पहले वाले को सॉल्व करूं, एक मैं आपको करके दिखाता हूं, बाकी आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं इसे कंपेयर करूंगा, अगर इसकी तुलना करूंगा मैं a1x प्लस b1y प्लस c1 से, तो आपको दिखेगा a1 आपका 5 है, ऐसे ही b1 आपका -4 है और ऐसे ही c1 आपका 8 है। ऐसे ही अगर मैं a2 की बात करूं तो a2 आपका 7 है, b2 आपका 6 है और c2 आपका -9 है। अब देखिए, अगर मैं इसे कंपेयर करूं एक तरीके से, तो क्या a1/a2, आप देखो जो a1/a2 आएगा वो आ रहा है 5/7 आ रहा है, और b1/b2 ये आ रहा है आपका -4/6। आप ध्यान से देखोगे, अगर आप चाहो तो c1/c2 भी लिख लो, तो ये आएगा 8/-9। ठीक है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे जो a1/a2 है 5/7 आ रहा है, b1/b2 -4/6 आ रहा है, तो ये बराबर वैसे भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये पॉजिटिव का है और ये नेगेटिव का है। पहली चीज तो ये है। ठीक है। अगर मान लो ये वैल्यूज बराबर भी होती और एक धन में है और एक ऋण में है, तो ये कभी भी बराबर नहीं होते। तो आप लिखोगे, चूंकि जो 5/7 बराबर नहीं है -4/6 के, इसका मतलब ये हुआ कि जो a1/a2 है वो बराबर नहीं है b1/b2 के, और अगर ये बराबर नहीं है तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है। इस तरीके से आपको इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है। अगला एज इट इज एक क्वेश्चन और है, वो आपको मैं करके दिखा देता हूं। अगला क्वेश्चन आपके पास, 9x प्लस 3y बराबर 12।
9x प्लस 3y, आगे भी है कुछ, प्लस 12 बराबर 0, प्लस 12 बराबर 0, और दूसरा है 18x प्लस 6y प्लस 24, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। तो अब अगर कंपेयर करो तो आप मुझे बताओ a1 कितना है, आप बोलोगे 9 x के साथ, b1 कितना है, आप बोलोगे 3, और c1 कितना है, आप बोलोगे 12। ऐसे अगर मैं कंपेयर करूँ तो a2 कितना है, आप बोलोगे 18 है, b2 कितना है, 6 है, और c2 कितना है, 24 है। तो क्या अगर मैं a1 अपॉन a2 निकालूं तो ये 9/18 आ रहा है, 9/18 का मतलब है 1/2, सही है। ऐसे अगर मैं b1 अपॉन b2 निकालूं तो ये 3/6 आ रहा है, 3/6 का मतलब 1/2, और ऐसे ही मैं c1 अपॉन c2 निकालूं तो ये 12/24 आ रहा है, 12/24 मतलब 1/2। तो आपको दिख रहा होगा तीनों बराबर आ रहे हैं, तो आप लिखोगे चूंकि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, तो जो रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होंगी। समझ पाए? तो ऐसे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप उसे इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ऐसे यहाँ भी है, इसका एक पार्ट मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे ये है, थर्ड वाला सेम है, बस आपको बताना है कि संगत है या असंगत है। तो आप ध्यान से देखोगे अगर, तो a1 की वैल्यू क्या आएगी, आप बोलोगे 3/2, बहुत अच्छा। b1 की वैल्यू क्या आएगी, आप बोलोगे 5/3, और C1 की वैल्यू क्या आएगी, तो ये आएगी -7। -7 क्यों, क्योंकि इक्वल में 7 है, तो पहले आप 7 को बाईं तरफ लेके आओगे तो -7 हो जाएगा। ऐसे अगर मैं A2 की बात करूं तो ये आएगा आपका 5/3। ऐसे अगर मैं B2 की बात करूं तो ये आएगा आपका -10, और ऐसे मैं C2 की बात करूं तो ये 14 बाएं साइड आके -14 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इक्वल में 0 होना चाहिए, तो अगर आप इसे लिखोगे पूरा तो ये माइनस करके इक्वल में 0 कर लोगे। अब आप ध्यान से देखोगे अगर, तो क्या a1 अपॉन a2 कितना रहे, 3/2, और अपॉन में 9, सॉरी ये जो वैल्यू थी ये 9 है, ये जो वैल्यू है ये 9 है। दोबारा करो इसे। अगला क्वेश्चन आपके पास, अनुपातों a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 मतलब इसकी तुलना करनी है। आपको बताना है कि जो रैखिक समीकरण के युग्म है वो संगत है या असंगत है। तो आप सीधे सॉल्व कर लो। थर्ड वाला पार्ट, a1 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे आप बढ़ोगे 3/2, b1 की वैल्यू क्या होगी, b1 की वैल्यू क्या होगी, आप बोलोगे 5/3, और C1 की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे -7। -7 क्यों, क्योंकि 7 दाईं साइड है, इससे पहले आप बाईं साइड लाओगे तो -7 आएगा। ऐसे यहाँ पे A2 कितना होगा, आप बोलोगे 9, B2 कितना होगा, आप बोलोगे -10, और C2 कितना होगा, तो आप बोलोगे -14। अब क्योंकि मुझे कंपेयर करना है इसे, तो मैं लिखूंगा जो A1 अपॉन A2 है वो कितना आएगा, देखो 3/2 और बटे 9। ऐसे ही b1 अपॉन b2 है वो कितना आएगा, तो आप लिखोगे 5/3 अपॉन में -10। ठीक है, और ऐसे ही c1 अपॉन c2 कितना है, तो आप बोलोगे -7/14। तो ये तो सॉल्व हो जाएगा, ये 1/2 आएगा यहाँ। ठीक है, लेकिन अगर आप इसे कंपेयर करो तो आपको दिख रहा हो 3/2/9, आप इसे भी सॉल्व कर सकते हो। 9 की इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये 18 हो जाएगा। लेकिन ये जो पूरी वैल्यू है ना, ये प्लस में है, और ये पूरी वैल्यू माइनस में है। तो आपको भी बताया मैंने, चूंकि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के। ठीक है, आपको कैसे पता बिना सॉल्व किए हुए, मुझे ऐसे पता है क्योंकि ये जो वैल्यू है ये प्लस में है और ये वैल्यू माइनस में है, तो एक प्लस वाला कभी भी एक माइनस के बराबर हो नहीं सकता है। तो आप बोलोगे युग्म क्या है, जो युग्म है वो संगत है। समझ पाए आप? ठीक है, तो ऐसे आपको चेक करना है, ऐसे आप ये वाला क्वेश्चन भी खुद से सॉल्व कर लोगे।
ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। लिखा हुआ है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। आप ऐसा मान लो ये आयताकार बाग है, मतलब आयत है एक तरीके से, जिसकी जो लंबाई है चौड़ाई से 4 अधिक है। तो मुझे जब चौड़ाई पता होगी तभी मैं लंबाई निकाल सकता हूँ। मैंने चौड़ाई को मान लिया x, तो लंबाई कितनी होगी x प्लस 4, ये तो मतलब हुआ। तो आप मान लो, माना आयताकार बाग की चौड़ाई, बाग की चौड़ाई, बाग की चौड़ाई को मान लिया आपने x, ठीक है, बराबर x। तो जो आयताकार बाग की लंबाई होगी वो कितनी होगी अब x प्लस 4, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है कि चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। और इसका मैं अर्ध परिमाप दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अर्ध परिमाप। और आप बहुत अच्छे से जानते हो कि जो अर्ध परिमाप, अच्छा मुझे बताओ परिमाप क्या होता है? तो परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, ये होती। अर्ध परिमाप मतलब इसके आधा कर दो, तो आपको दिखेगा 2 से 2 कटा, तो क्या होगा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो जो लंबाई है प्लस चौड़ाई है वो बराबर होगा 36 के। और लंबाई क्योंकि आपकी x प्लस 4 है तो ये x प्लस 4 हुआ, चौड़ाई आपकी x है बराबर 36, x प्लस x 2x प्लस 4 बराबर 36। तो 2x की वैल्यू आएगी 36 माइनस 4, इट मीन्स 2x आया आपका 32, तो x कितना आएगा 16, है ना। तो आप बोलोगे जो चौड़ाई है वो कितनी आई 16 मीटर, और जो लंबाई है वो है x प्लस 4, तो x की जगह 16 है तो 16 प्लस 4, तो आप बोलोगे कितना आएगा वो 20 मीटर। समझ पाए? तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन आपके पास एक रैखिक समीकरण का युग्म दिया हुआ है। देखो युग्म दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। हमें दो चरों वाली एक ऐसी और रैखिक समीकरण बतानी है ताकि जो इनके युग्म का ज्यामितीय निरूपण है वो रेखाएं प्रतिच्छेद कर पाए। मतलब ये हुआ आपके पास कि एक इक्वेशन दी है, एक आपको और देनी है, बनानी है ताकि ये प्रतिच्छेद करे। प्रतिच्छेद करे मतलब जो a1 अपॉन a2 है वो b1 अपॉन b2 के बराबर ना हो, क्योंकि प्रतिच्छेद आपको पता है कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 अपॉन b2 के। ये तो मतलब हुआ। तो आपको पता है देखो 2x है यहाँ पे आप कुछ भी लिख लो, माना आपने लिखा 3x। अब पहला 2/3 बनेगा तो ये 2/3 नहीं बनना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात, यहाँ 3 है तो यहाँ कुछ बनी नहीं, मतलब ऐसा 3 है तो आप यहाँ पे 4 कर लो, 4y, और माइनस यहाँ पे कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर 0। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो 2/3 बराबर नहीं होगा 3/4 के। ये पहला आंसर हो गया आपका, जब रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। दूसरा, जब समांतर है, समांतर में क्या होता है पहले के दो तो बराबर होंगे लेकिन तीसरा बराबर नहीं होगा। तो आप क्या करो, पहले दो बराबर करने के लिए इसका डबल कर दो। 2x का डबल कितना हुआ 4x, 3x का डबल 6y, 3y का डबल 6, और लास्ट वाला बराबर नहीं होना चाहिए तो -8 को 9 कर दो इक्वल में 0। तो आप देखोगे 2/4 और 3/6 ये तो बराबर होंगे, लेकिन वो -8/9 के बराबर नहीं होगा। देखो अगर 2/4 करूं मैं, 3/6 करूं और 8/9 करूं, ये माइनस में है, तो ये भी 1/2 आएगा, ये भी 1/2 आएगा। तो पहले के दो तो बराबर हैं लेकिन लास्ट वाला बराबर नहीं है। ऐसे ही आपके पास तीसरा वाला है, आपको बताना है रेखाएं संपाती हैं। संपाती मतलब तीनों बराबर होने चाहिए। तो अगेन इसका डबल कर दो, 2 का डबल 4x, 3 का 6y और 8 का 16 बराबर 0। तो आप देखोगे कि 2/4 1/2 आ रहा है, 3/6 1/2 आ रहा है, 8/16 1/2 आ रहा है। तो ये इसका आंसर होगा। और इसकी सबके अलग अलग आंसर निकल सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे आप युग्म बना सकते हो जहां पे रेखाएं प्रतिच्छेद करती हों, समांतर हो या संपाती हो। ठीक है, तो जरूरी नहीं आपका आंसर भी यही आए, आप कुछ और भी कर सकते हो। बस आपको ध्यान ये रखना है कि कंडीशन मैच नहीं होनी चाहिए जो यहाँ पे गिवन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। सबसे पहले आपको इसका ग्राफ खींचना है। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। निर्देशांक निकालने हैं और इसे त्रिभुजाकार
पटल को छायांकित कीजिए। देखिए आपके पास इक्वेशन गिवन है x माइनस वाई, अब ये +1 है, इसे राइट साइड भेज दीजिए आप, तो ये आएगा -1। इसे आपने समीकरण नंबर 1 मान लिया, ठीक है। ऐसे ही 3x प्लस 2y बराबर ये -12 है, इसे राइट साइड जाके 12 कर लो, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब आपको बताया मैंने, आपको क्या करना है, पहले इसके लिए आप बिंदु निकालो। तो मैं एक बॉक्स ड्रॉ कर दूंगा इस तरीके से बिंदु निकालने के लिए, ताकि हम ग्राफ को खींच पाए, ठीक है। यहाँ आपने एक x ले लिया और आपने एक y ले लिया, तो जब मैं x को 0 करूंगा, देखो अगर मैं यहाँ पे 0 रख देता हूँ तो -y इक्वल टू -1, मतलब y की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। और जब मैं y को 0 करूंगा तो x बचा केवल, तो x की वैल्यू -1 आएगी। इसका मतलब है जो पहला बिंदु आया आपके पास, मतलब जो उसके बिंदु आए, a को हमने मान लिया, देखो 0,1 आपको बताया मैंने, पहले हमेशा x का लिखा जाएगा और फिर y का लिखा जाएगा, और जो बी बिंदु होगा वो होगा -1,0, ठीक है। ऐसे आप अब इसके लिए सॉल्व करोगे, जो ही दिया हुआ है इसके लिए अगेन आप बॉक्स ड्रॉ कर दोगे। देखो ये सबसे आसान तरीका है किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करने का। आप यहाँ पे और भी पॉइंट रख सकते हो, जैसे अगर मैं 0 लिख रहा हूँ तो उससे आपके पॉइंट बहुत जल्दी निकल जाएंगे। अदरवाइज यहाँ पे आप अगर आप कुछ और वैल्यू रखोगे, 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हो, तो ये वैल्यू चेंज होंगी और इसमें आपको पॉइंट ढूंढने में परेशानी हो सकती है। तो इसमें आप एक बार जब x को 0 करोगे तो आप देखोगे कि ये पूरा पार्ट 0 हो गया, तो ये बचा 2y बराबर 12, तो y की वैल्यू 6। और जब मैं y को 0 करूंगा तो आपको दिखेगा y 0 हो गया, तो 3x 12 है, तो x आएगा 4। इसका मतलब है कि जो आपके बिंदु आए वो कुछ इस प्रकार आए। कौन सा? c है आपका 0,6 और d है आपका, सॉरी 4,0, ठीक है, ये है, ठीक है। तो अब आप इन पॉइंट को पहले ड्रॉ कर लो। देखो a कहाँ पे है आपका, 0,1, 0,1 होगा आपका y एक्सिस पे, मतलब यहाँ पे होगा, ये हो गया। और एक है -1,0 यहाँ पे होगा, तो ये हो गया, ठीक है। एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। आप इसके ड्रॉ करो पहले, तो जब मैं इसे ड्रॉ करूंगा तो ये है एक पॉइंट और एक पॉइंट है ये, तो ये, तो आप इसे ना सीधे इस तरीके से आप और भी आगे बढ़ा सकते हो। ये आपका पहला पॉइंट आया, ठीक है, पहली लाइन आई। दूसरा आपके पास है 0,6 और 4,0। देखो ध्यान से, 0,6 आपके पास होगा यहाँ पे, 0,6 यहाँ पर होगा 0,6 और 4,0 होगा यहाँ, तो आप इसे ड्रॉ कर लो। तो जब हम इसे ड्रॉ करेंगे, 0,6 है यहाँ पे और 4,0 होगा यहाँ, तो ये इस तरीके से देखो ये आया, ठीक है। आप चाहो तो इसे और आगे बढ़ा सकते हो। 0,6 यहाँ पे है। अब अगर आपको बताऊं पॉइंट कहाँ पे है, तो पॉइंट ये वाले हैं, अगर आप देख पा रहे होंगे, ये है 0,6 और ये है 4,0। ऐसे ही ये है 0,1 और ये है -1,0, ठीक है। तो आप ध्यान से देखोगे अगर, तो ये बोला, इसने बोला कि इसके हमें क्या निकालने हैं, शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो शीर्षों के निर्देशांक कौन कौन से होंगे आपके, एक पॉइंट आपका ये है, तो देखो ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, इसे अगर मैं a मान लूं तो ये होगा आपका x है आपका 2 और y आपका 3, तो ये होगा 2,3, ठीक है। b अगर मैं ये मान लूं तो b आपका यही होगा -1,0, और c अगर मैं ये मान लूं तो c होगा 4,0। तो जो a आया आपका वो तो वही है 0,1, ठीक है। ए आप ये ना मान के कुछ और मान लो, क्योंकि यहाँ पे हमने ए कुछ और माना हुआ है, तो आप क्या करें, देखिए इसे ए ना मान के आप डी मान लो, इस पॉइंट को डी मान लो आप। तो जो डी पॉइंट होगा आपका निर्देशांक वो होगा 2,3। बी पॉइंट है आपका -1,0 और सी पॉइंट है आपका 4,0। तो ये क्या है, इनके निर्देशांक है, ठीक है। अब आपको छायांकित भाग, मतलब जो त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, मतलब आपको ये वाला पार्ट जो इससे त्रिभुज बन रहा है, ये वाला, इसे छायांकित करना है, ये वाला, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। आगे आपके पास
प्रश्नावली 3.2 और यहाँ पे आपके पास जो रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं, इन्हें आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। बहुत आसान है, आप पहले प्रतिस्थापन विधि सीख लीजिए होता क्या है, उसके बाद आप सारे क्वेश्चंस, चाहे वो शब्द वाले क्वेश्चंस हैं, वर्ड प्रॉब्लम है या नॉर्मली इक्वेशंस हैं, आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। करना कैसा है देखिए, आपके पास ये पहली इक्वेशन दी है और ये दूसरी इक्वेशन दी है। प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है कि किसी एक समीकरण से किसी एक चर की वैल्यू निकालकर उसे दूसरे समीकरण में रखना। मतलब ये हुआ कि जो पहली समीकरण है, यहां से या तो आप x का मान निकाल लो या y का मान निकाल लो और उसे सेकंड समीकरण में रखो। तो आप करोगे समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 से जब मैं x का मान निकालूंगा तो ये आएगा 14 और ये y राइट साइड जाएगा तो -y हो जाएगा। ये आया समीकरण नंबर 3। समझ पाए आप क्या हुआ? x प्लस वाई 14 है तो x की वैल्यू आएगी 14 माइनस y, क्योंकि यहाँ y प्लस है तो यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। अब ये x का मान निकल गया, अब आप इसे कहाँ रखोगे? सेकंड में। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर आपको ध्यान ये रखना है कि अगर समीकरण नंबर 1 से चर का मान निकाल रहे हो तो उसे 2 में रखोगे और अगर 2 से निकालते हैं मान लो तो उसे 1 में रखते हैं। ऐसा मत करना कि 1 से निकाल रहे हो उसी में रख लो, ठीक है? तो आप सेकंड में रखोगे तो x की जगह रखोगे 14 माइनस वाई। देखो इस समीकरण में रखना है, x की जगह रखो 14 माइनस वाई, फिर ये माइनस वाई तो ये एज इट इज आया बराबर 4। तो आप देखोगे माइनस वाई तो 14 माइनस 2y बराबर 4। तो यहाँ से अगर मैं -2y निकालूं तो ये आएगा 4 और ये 14 दाईं साइड जाके -14 हो जाएगा। इट मीन्स -2y का मान आएगा -10। माइनस से माइनस कटा तो y का मान 10/2 कितना आया? 5। ठीक है, अब आप y का मान रखो समीकरण नंबर 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर रखो समीकरण 3 में तो x का मान आएगा 14 और माइनस y की जगह 5। तो x आएगा तुम्हारा 14 माइनस 5 कितना? 9। तो ये x आया और ये y आया। इस प्रकार आपको प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण को सॉल्व करना है। जैसे एक क्वेश्चन इसमें दूसरा दिया हुआ है, s माइनस टी 3 है, इसे आपने समीकरण नंबर 1 मान लिया और s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 6 ऐसे आपने समीकरण नंबर 2 मान लिया। तो अगेन आप क्या करोगे? समीकरण 1 से अगर आप यहाँ से s का मान निकालोगे तो s बराबर आएगा 3, ये माइनस टी है, दाएं साइड जाके प्लस टी हो जाएगा। इसे आप मान लो समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब क्योंकि आपने पहली समीकरण से s का मान निकाला है तो उसे कहाँ रखोगे? सेकंड समीकरण में। जहां पे s है वहां पे 3 प्लस टी रख लो। तो s का मान समीकरण 3 में रखने पर, 2 में रखने पर रखो। तो जहां पे s है वहां पर रखो 3 प्लस टी बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। अगर आप इनका एलसीएम निकालोगे तो 3 और 2 का एलसीएम 3 दूनी 6, 6 में 3 का भाग 2 बार, 2 की इससे गुणा मतलब दोनों से गुणा होगी तो आप लिखोगे 2 ब्रैकेट में 3 प्लस टी, ताकि दोनों से गुणा हो। और प्लस 6 का भाग 2 में 3 बार तो 3 की 3 से टी के से गुणा तो 3t बराबर आया 6। ठीक है, आप ऊपर सॉल्व कर लो तो 3 दूनी 6, ये आया 6 प्लस 2 की टी से तो 2t और प्लस 3t बराबर। अब देखो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो 6 की 6 से गुणा होगी, क्योंकि बराबर में इक्वल है तो ऐसे मल्टीप्लाई होता है। इसकी 1 से तो ये सेम ही आएगा, 6 की 6 से 36। तो प्लस 2t प्लस 3t कितना आया? 5t बराबर 36। जो 6 था इसे आप दाईं साइड भेज दो तो जो 5t की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 30। मतलब ये हुआ t का मान आ रहा है 30/5। कितना आएगा? 6। ठीक है, तो t आया तुम्हारा 6।
अब t को रखो आप, t का मान समीकरण 3 में रखने पर, रखो 3 में, तो ऐसा आएगा तुम्हारा 3 प्लस टी की जगह 6, ऐसा कितना आएगा 9। ठीक है, इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आगे आपके पास दिया हुआ है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। अगर आप ध्यान से देखोगे, इसे अगर मैं समीकरण नंबर 1 मान लूँ और समीकरण नंबर 2 मान लूँ, तो यहाँ से जब आप 3x की वैल्यू निकालोगे या x का मान निकालोगे, तो आप ध्यान से देखो पहले, अगर मैं इसे कंपेयर करूँ a1 अपॉन a2 से, तो ये 3/9 मतलब 1/3, यहाँ भी 1/3 और यहाँ भी 1/3, तो मतलब इसके अपरिमित रूप से अनेक हल निकल रहे हैं। केवल आप उसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो जिसके अपर मतलब जो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। अगर मैं यहाँ से इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ, तो आप करोगे समीकरण 1 से। अब देखो समीकरण 1 से अगर मैं 3x का मान निकालूं, तो ये आएगा 3 प्लस वाई, क्योंकि y राइट साइड चला जाएगा, x का मान आएगा 3 प्लस वाई अपॉन 3, समीकरण नंबर 3। आप लिखोगे अतः इस युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब ऐसा मुझे कैसे पता चला? तो आपको बताया मैंने, आप इसे कंपेयर करोगे ना, जब यहाँ पे 3/9, 1/3, ये भी 1/3 और ये भी 1/3, ठीक है, तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। आप क्या कर लो, देखो आपको क्योंकि हर जगह दशमलव दिख रहा है, तो क्योंकि दशमलव का एक स्थान है, हर जगह दशमलव पहले स्थान पे है, देखो दशमलव के बाद यहाँ भी एक स्थान है, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, तो आप इसे गुणा कर लोगे 10 से, और यहाँ भी क्योंकि एक स्थान है, तो आप यहाँ भी गुणा कर लोगे 10 से। किसी भी समीकरण को हम अगर किसी भी संख्या से गुणा करते हैं, दोनों पक्षों में, बाएं पक्ष भी और दाएं पक्ष भी, तो समीकरण में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये आपके पास हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, इसे हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया। ऐसे ही 4x प्लस 5y बराबर 23, इसे हमने समीकरण नंबर 2 मान लिया। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कर लो, क्योंकि आपको प्रतिस्थापन विधि से करना है, तो आप करोगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करोगे, यहाँ पे 2x का मान निकालो, 2x क्या आएगा आपका 13, ये प्लस 3y है, ये राइट साइड जाके माइनस 3y हो जाएगा। तो क्योंकि आपको वैल्यू x की निकालनी है, तो आप करोगे x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2, क्योंकि यहाँ पे 2 है, इक्वेशन नंबर 3 हो गया ये। ठीक है, अब क्योंकि आपने x का मान समीकरण नंबर 1 से निकाल लिया है, तो आप कहाँ पे रखोगे उसे, समीकरण नंबर 2 में। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख लो, तो यहाँ पे आपके पास 4 गुणा, देखो क्योंकि समीकरण नंबर 2 ये है, तो 4 गुणा x का मान रखो आप 13 माइनस 3y बटे 2 प्लस 5y बराबर 23, इससे कट जाएगा 2 बार, करो गुणा, 2 की 13 से, 13 दूनी 26 माइनस 2 की 3 से, 3 दूनी 6y। अब ये 5y ऐसे आया, तो प्लस 5y ऐसे आया, बराबर में 23। तो आप देखोगे 26 ऐसे ही, माइनस 6y और प्लस 5y, तो माइनस 6y और धन 5y कितना आया, माइनस y आया, बराबर 23। तो जो माइनस y आएगा, ये आएगा 23 माइनस 26, तो माइनस y की वैल्यू आई -3। इसका मतलब है जो y का मान आया वो आया 3, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा। अब आपने y निकाल लिया, y को रखो आप समीकरण नंबर 3 में, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर रखिए जरा, तो x का मान क्या आएगा, देखो 13 माइनस 3 गुणा y की वैल्यू आप रखो 3 बटे 2, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 13 माइनस 3 या 9 बटे 2, तो 13 माइनस 9 कितना आया, 4, 4 बटे 2 कितना आएगा आपका आंसर
2, ये किसकी वैल्यू आई, x। तो x का मान आया 2 और y का मान आया 3। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा किस तरीके से आप करोगे, ठीक है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन अगर आप इसे नॉर्मल तरीके से करोगे तो आपको बहुत कठिनाई आएगी। आपको मैं एक ऐसा शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ इसे करने का कि आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। देखो, 2 समीकरण दिए हैं, तो पहले हम करेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से अगर मैं x का मान निकालूं तो देखो √2x आएगा आपका, ये प्लस √3 है, राइट साइड जाके माइनस √3y हो जाएगा। होगा ऐसा, यहाँ प्लस का है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो x का जो मान आएगा वो आएगा -√3y अपॉन में √2। इसे हमने समीकरण नंबर 3 मान लिया, क्योंकि हम सभी में ये तो कर रहे हैं ना, x का ही तो मान निकाल रहे हैं सभी में। यहाँ पे हमने x का मान निकाला, सबसे पहले जो y वाला पद है उसे दाईं साइड भेज रहे हैं, और फिर जो इसके साथ x के साथ है उसे अपन में भेज रहे हैं। ऐसे ही होता है। अब आप क्या करो, x का मान समीकरण 2 में रखो। तो जब आप रखोगे तो ये आएगा √3, ऐसे ही आया। x का मान रखो -√3y अपॉन में √2, ठीक है। -8y है तो -√8y ऐसे ही बराबर में 0। तो आप इसे सॉल्व करो जरा। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ, ध्यान से देखो, तो √3 की √3 से मल्टीप्लाई होगी तो 3y आएगा। √3 इंटू √3 √9, और √9 हमेशा 3 ही आएगा। माइनस देखो, √3 के √3 से हुई तो 3y अपॉन में √2 ऐसे माइनस √8y बराबर में 0। तो यहां से अगर y कॉमन आ गया, क्या बचेगा, -3 अपॉन √2 माइनस √8 बराबर 0, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे एलसीएम निकालोगे फिर इसे माइनस करोगे तो बहुत आफत आएगी आपको। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि यहाँ से y कॉमन निकाल लो, क्योंकि y यहाँ भी और y यहाँ भी है, तो जो बचा वो यहाँ रखा मैंने। तो जो y का मान आएगा वो आएगा 0, और अपॉन में जो पूरी टर्म आएगी ये वाली -3 अपॉन √2 और माइनस √8। तो आपको पता है 0 के अपॉन में कुछ भी हो वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। तो y का मान कितना है आपका, 0 आया। तो y बराबर आया 0। अब y को समीकरण 3 में रखने पर अगर आप y को समीकरण नंबर 3 में रखोगे तो देखो x का मान आएगा -√3 अपॉन √2 तो था ही, और इंटू क्योंकि y 0 हो गया, और 0 की किसी से मल्टीप्लाई कर लो हमेशा 0 आएगा, मतलब x भी 0 आया और y भी 0 आया। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, ये आपको मैं एक क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ, ये आपको खुद से सॉल्व करना है, क्योंकि हमने 3-4 क्वेश्चन कर लिए तो आपको आइडिया लग गया होगा किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं इसे आगे अगर सॉल्व करूं इस वाले को, तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा मुझे 6, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। तो इस 6 में 2 का भाग कितनी बार गया, 3 बार। 3 के ऊपर गुणा हो गए तो 3 तिया 9x, माइनस 6 में 3 का भाग 2 बार, 2 की 5 से गुणा तो 10y बराबर आएगा -2। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये आएगा 9x माइनस 10y बराबर 6 दूनी -12, समीकरण नंबर 1। ऐसे अगर मैं इस वाले को सॉल्व करता हूं तो यहां मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, 3 और 2 का 6 ही आएगा। 6 में 3 का भाग 2 बार तो 2 की x से 2x, प्लस 6 में 2 का भाग 3 बार तो 3 की y से 3y बराबर, ये भी आएगा आपका 13/6। तो आपको दिखेगा अपॉन में 6 दोनों साइड, और इसके साथ कोई और पद नहीं है तो 6 से 6 कट जाता है, मतलब ये हुआ 2x प्लस 3y बराबर समीकरण नंबर 13, समीकरण नंबर 2 ही आई, ठीक है। अब आपको इन दोनों को हल करना है और यहाँ से x और y का मान निकालना है। ये आप खुद से ट्राई करो, आपके लिए ये गृह कार्य होगी एक तरीके से, ठीक है। ट्राई करना बहुत आसान है, यहाँ से x का मान निकाल के यहाँ रखना, और फिर सिर्फ आपको सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं करना इसमें। अगला क्वेश्चन आपके पास 2x प्लस 3y बराबर 11 और -2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए। m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y का मान दिया गया है। देखो y की वैल्यू दी है mx प्लस 3, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। आप सबसे पहले यहां से अगर आपको m निकालना है तो आपको x और y का मान पता होना चाहिए, और वो कहां से निकलेगा, जो आपके पास दो समीकरण दी है। पहली समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 11, इसे हमने मान लिया समीकरण नंबर 1, और 2x माइनस 4y
बराबर -24 और इसे मान लिया हमने समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब आप वही चीज आप यहां से वैल्यू निकाल के सेकंड में रखोगे तो समीकरण 1 से x का मान निकालने पर निकालो तो देखो 2x की वैल्यू आएगी, ये 11 है यहाँ, तो जो 3y है ये राइट साइड जाके -3y हो जाएगा। इट मीन्स x का मान आएगा 11 - 3y अपॉन में 2। इसे हमने समीकरण नंबर 3 मान लिया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, x का मान सेकंड में रखोगे तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर रखो तो ये 2 तो ऐसे ही आएगा, क्योंकि आपको सिर्फ x की जगह वैल्यू रखनी है जो आपने निकाल रखी है, 3y अपॉन में 2 और -4y बराबर -24। तो आपको दिखेगा 2 से 2 कट रहा, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो कटेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे अब तो आपके पास आएगा 11 - 3y और ये -4y है तो -4y भी ऐसे ही आएगा बराबर -24। तो यहाँ से -3y -4y कितना हो गया, -7y बराबर -24 और ये 11 है, ये राइट साइड जाके -11 हो जाएगा। इट मीन्स -7y आएगा आपका -35 सॉरी ऐड करके, तो इससे घटा तो y का मान आया 35/7। इट मीन्स आंसर आएगा 5। अब y को रखो आप समीकरण 1 में तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो निकालो, x आएगा आपका 11 - 3 गुणा 5/2, तो ये आएगा 11 - 5 या 15, 15/2। इट मीन्स ये आया आपका -4/2। कितना है, -2। ये x का मान आया। अब अगर आपका x का मान -2 आया तो आप जो वैल्यू है उसे यहाँ पे रख लोगे। आप इक्वेशन दिया है y = mx + 6, y = mx + 3 सॉरी, y = mx + 3। तो आपके पास y का मान आया 5 और x आया -2, तो y की जगह रखो 5 बराबर m × x की जगह -2 + 3, इसे यहाँ भेज दो तो y - 3 = -2m, तो ये 2 = -2m, तो m की वैल्यू आएगी 2/-2। इससे घटा कितना आया, -1। इसका मतलब है m कितना आया आपका, -1 आया। इस तरीके से सॉल्व करोगे आप। अगला प्रश्न आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, आपको उन्हें ज्ञात करना है। दो संख्याएं हैं, अंतर 26 है, तो माना पहली संख्या, जो पहली संख्या है उसे आपने मान लिया x, ठीक है, और जो दूसरी संख्या है उसे आपने मान लिया y। इनका अंतर कितना है, 26 है, तो आप करोगे जो x - y है वो कितना है, 26। समीकरण नंबर 1। आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें जो बड़ी संख्या होगी वो x होगी और छोटी संख्या y होगी। उसका रीजन ये है क्योंकि जब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करोगे तभी वो प्लस में आएगा, धन में आएगा। ठीक है, तो x बड़ी संख्या आपको ध्यान ये रखना है। अब लिखा हुआ कि एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है। एक संख्या मतलब जो बड़ी संख्या होगी छोटे की 3 गुनी होगी, तो क्योंकि बड़ी संख्या आपकी x है वो छोटे संख्या का 3 गुना है, मतलब जो बड़ी संख्या है छोटी संख्या का 3 गुना है। यह है समीकरण नंबर 2। बस आप इसे फर्स्ट में रखो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो, जरा x की जगह 3y रखो यहाँ पे, तो ये आएगा 3y माइनस y ऑलरेडी है इक्वल में 26, तो आपको दिखेगा जो 2y है वो 26 आया, तो जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी 13। समझ पाए आप, जो यहाँ पे ये 2 है ये अपॉन में चला जाएगा। अब जो y का मान है उसे समीकरण नंबर 3 में रखो, तो y का मान
समीकरण 3 में रखने पर। तो रखिए, x का मान आएगा 3 गुणा 13, x आएगा 13 तिया 39। तो इसमें क्या हुआ, जो बड़ी संख्या है, पहली संख्या वो आपकी 39 है, और जो दूसरी संख्या है वो 13 है। ठीक है, इस तरीके से आपको पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत आसान है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए संपूरक कोण क्या होते हैं। तो संपूरक कोण मतलब होते हैं ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश होता है। ठीक है, तो माना बड़ा कोण, जो बड़ा कोण है उसे हमने मान लिया x। ठीक है, और जो छोटा कोण है उसे हमने मान लिया y। तो आपको पता है कि जो x और y है, क्योंकि वो संपूरक है, तो इनका योग कितना होगा 180 अंश। देखिए यहाँ पे लिखा नहीं है ये कि इनका योग 180 अंश, यहाँ पे आपने हिंट सिर्फ इतनी दी है कि जो संपूरक कोण है दोनों, और संपूरक का मतलब है जो भी कोण है उनका योग 180 अंश होगा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। मतलब जो बड़ा कोण जिसे हमने x माना हुआ है, वो छोटा कोण मतलब y से कितना अधिक है, 18 अधिक है। ये है समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब क्योंकि x का मान यहाँ पे ऑलरेडी निकला हुआ है, तो आप उसे फर्स्ट में रखो। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रखिए, तो x की जगह आप y प्लस 18 रखो यहाँ पे। तो आप रखोगे y प्लस 18 और ये प्लस y ऐसे ही बराबर 180। ठीक है, ये y तो एज इट इज है, बस ये x की जगह हमने y प्लस 18 रखा। तो y प्लस y कितना हो गया 2y, 2y प्लस 18 बराबर 180। तो आपको दिखेगा जो 2y की वैल्यू है वो आएगा 180 माइनस 18। इट मीन्स जो 2y आया वो आया आपका 162। तो यहां से y की वैल्यू आई 162 अपॉन में 2, कितना आएगा 81। अब y का मान रखो समीकरण नंबर 2 में। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखो x का जो मान आएगा वो आएगा y की जगह 81 प्लस 18। तो जो x आया आपका वो आएगा 99 डिग्री। तो जो बड़ा कोण है वो 99 है, और जो छोटा कोण आया आपके पास वो आया 18। अगला क्वेश्चन आपके पास, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 में खरीदी। आपको बताना प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य क्या होगा। तो देखिए, माना बल्ले का मूल्य, प्रत्येक बल्ले का मूल्य को हमने मान लिया x, और प्रत्येक गेंद का मूल्य को हमने मान लिया y। अब देखिए बल्ले कितने हैं, 7 है, तो आप बोलोगे 7x, प्लस गेंद 6 है तो 6y बराबर 3800, समीकरण नंबर 1। ठीक है, ऐसे ही उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें, तो 3 बल्लों की कीमत कितनी होगी, आप बोलोगे 3x, और 5 गेंद की आप बोलोगे 5y बराबर कितना है 1750, समीकरण नंबर 2। बस आपको क्या करना है, ये दो इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो आप समीकरण नंबर 1 से मान निकाल लो। समीकरण 1 से जो x आएगा वो क्या आएगा, देखो 7x की वैल्यू तो आ जाएगी 3800 और माइनस 6y, क्योंकि जो y है ये राइट साइड चला जाएगा। तो जो x का मान आएगा 3800 माइनस 6y और अपॉन में कितना 7, समीकरण नंबर 3। समझ पाए। अब x का मान आपको रखना समीकरण नंबर 2 में। तो x का मान समीकरण 2 में रखो, रखिए। तो 3 तो ऐसे ही आएगा, जहां पे x है वहां पे आप रखोगे 3800 माइनस 6y अपॉन में 7,
प्लस 5y ऐसे ही बराबर 1750। सॉल्व कर लो, 3 की गुणा करो तो 0 0 ऐसे ही, 8 3 24 4, 3 3 9 2 11, 3 की गुणा हुई 3800 से, माइनस इस 3 की गुणा 6 से भी गई तो 18y अपॉन में 7 पूरे के हैं प्लस 5y बराबर 1750। ठीक है, अब इसे सॉल्व करने से पहले आपको दिख रहा होगा ये पूरी एक टर्म है और प्लस यह दूसरा पद है, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो आप एक मान लोगे और पहले इनका एलसीएम निकाल लोगे तो 7 आएगा। 7 में 7 का भाग एक बार तो ऊपर तो सेम आएगा, माइनस 18y प्लस है तो प्लस, अब 7 में 1 का भाग 7 बार, 7 की गुणा 5 से करोगे तो 7 पंजे 35y बराबर आएगा 1750। ठीक है, तो ये आएगा 11400 और माइनस 18y है और प्लस 35y है तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो 35 में से 18 गया, कितना बचा 17 बराबर, अब क्योंकि इसके अपॉन में 1 है तो 7 यहाँ जाके गुणा होगा इससे तो 0 ऐसे आएगा, 7 पंजे 35 5, 7 7 50 और 3 52, 7 एकम 7 और 5 12। ठीक है, तो यहाँ से जो 17y आएगा आपका वो आएगा 12250 माइनस 11400, तो y का मान इसे माइनस कर लो कितना आ रहा है, तो 0 ऐसे ही, 5 ऐसे ही, 12 में से 4 गया 8, 11 अपॉन में 17, तो आपको दिखेगा इससे घट रहा 50 बार। इसका मतलब है जो गेंद की कीमत है वो कितनी है, 50 रुपए। अब इसका मान रखो आप समीकरण नंबर 1 में, तो जो आपका समीकरण नंबर 3 में है तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखो। देखो x है आपका 38 माइनस 6y, तो जो x है आपका वो है 3800 माइनस 6y, तो 6 गुणा y कितना आया 50 और अपॉन में 7, तो x का मान आएगा आपका 3800 माइनस 6 पंजे 30 बटे 7, तो जो x आएगा आपका 3800 में से 300 माइनस करो तो 3500, 35 बटे 7 कितना 500, मतलब जो बल्ले का मूल्य है वो 500 होगा और जो गेंद का मूल्य होगा वो होगा 50 रुपए। ठीक है, तो इस प्रकार आप इस वाले क्वेश्चन को हल कर सकते हो। अगला आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 है, 15 किलोमीटर के लिए 155 है। नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, तो आपने मान लिया माना नियत भाड़ा को आपने मान लिया x और प्रति किलोमीटर भाड़ा को आपने मान लिया y। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे अब क्वेश्चन समझिए पहले, मतलब ये है कि जो टैक्सी का भाड़ा है वो एक नियत भाड़ा है, मतलब मान लो आपको किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचना है तो आपका भाड़ा फिक्स होगा, मान लो हमने x मान लिया। लेकिन अगर आप यहां से आगे कहीं भी चलते हो, चाहे वो 1 किलोमीटर चलते हो, चाहे 2, चाहे 3, तो आपको प्रति किलोमीटर y भाड़ा देना पड़ेगा, ये मतलब है इस चीज का। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसने लिखा हुआ है कि 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा कितना है 105, तो आप ध्यान से देखो नियत भाड़ा तो है आपके पास x प्लस प्रति किलोमीटर, तो आप प्रति किलोमीटर कितना एक्स्ट्रा चले हो 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चले हो, तो इसका 10y एक्स्ट्रा होगा बराबर 105, समीकरण नंबर 1। समझ पाए आप? ऐसे ही 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है 155, तो 15 या आप जो एक्स्ट्रा चले हो, क्योंकि नियत भाड़ा तो है ही x प्लस प्रति किलोमीटर 15 एक्स्ट्रा है तो 15y बराबर आपने दी 155। समीकरण 1 से अगर आप x का मान निकालोगे तो ये आएगा 105 माइनस 10y, समीकरण नंबर 3 रखो।
x का मान कहाँ रखोगे? समीकरण 2 में रखिए। तो जहां पे x है वहां पे रखो 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। तो माइनस 10y प्लस 5y कितना आएगा? 15y। तो 5y आया क्योंकि ये माइनस का प्लस का है, इज इक्वल टू 155 माइनस 105। मतलब ये हुआ कि जो 5y है वो है आपका, माइनस कर लो से, तो 5 में से 5 गया 0, 15 में से तो ये आया 50। तो y का मान आएगा आपका 10, मतलब प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है? 10 है। y का मान समीकरण 3 में रखो, y का मान समीकरण 3 में। ठीक है, आप कहीं भी रख लो, आंसर सभी से निकल जाएगा, पर क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी x निकाल रखा है तो इस टाइम यहाँ पे रख रहे हैं। तो ये आएगा आपका 105 माइनस 10 गुणा 10, क्योंकि y 10 आया तो ये आया 105 माइनस 100 कितना? 5। अब ये आगे पूछ रहा आपसे, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा? तो 25 किलोमीटर के लिए x तो फिक्स होगा और प्लस 25y। ठीक है, तो x तो आपका है 5 प्लस 25 गुणा y है आपका 10, तो ये आएगा 250 प्लस 5 255। इतने रुपए आपको देने पड़ेंगे। आपको कुछ भी नहीं करना, बस यहाँ पे x और y की वैल्यू रखनी है इस वाले में। ठीक है, इस तरीके से आप कोई भी टैक्सी वाला अगर मतलब अतिरिक्त भाड़ा और नियत भाड़ा वाला कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसे इस तरीके से हल कर सकते हो। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाती है, और अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। आपको बताना है भिन्न क्या है। देखो बहुत आसान है, कभी भी अंश और हर वाला क्वेश्चन है तो आपने मान लिया, माना अंश को मान लिया आपने x और हर को मान लिया आपने y, तो आपकी भिन्न क्या हो जाएगी? आपकी भिन्न हो जाएगी x/y होगा। अब ये क्या बोल रहा है देखो, यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, मतलब हमारी भिन्न तो ये है ना x/y, अंश में भी 2 जोड़ दो और हर में भी 2 जोड़ दो तो कितना हो जाता है? 9/11 हो जाता है, ये बोलना चाह रहा हूं। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 11 की पहले x से करो तो 11x प्लस 11 दूनी 22 बराबर 9 की y से 9y प्लस 18। तो 9y को यहां ले जाओ, 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22। तो आपको दिखेगा 11x माइनस 9y का मान आ रहा है आपका -4। यह है समीकरण नंबर 1। समझ पाए? ऐसे ही ये तो पहला पार्ट है जो हमने यहां तक किया हुआ है। ठीक है, आगे लिखा हुआ यदि अंश और हर में, मतलब आपकी भिन्न तो यही है ना x/y। अब अगर अंश में 3 जोड़ दो और हर में भी 3 जोड़ दो तो ये 5/6 हो जाता है। ये मतलब है इस चीज का। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो 6 की x से तो 6x प्लस 6 × 18 बराबर 5 की y से तो 5y प्लस 5 × 15। तो ये आएगा 6x, ये यहाँ के -5y बराबर 15 माइनस 18, मतलब 6x माइनस 5y आएगा आपका -3। समीकरण नंबर 2। समझ पाए? तो ये आपके पास समीकरण नंबर 1 और ये आपके पास समीकरण नंबर 2। यहां से आपको x और y का मान ज्ञात करना है। देखिए इसमें आप क्या करोगे आगे, इक्वेशन है 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, समीकरण नंबर 1 ये है। और दूसरी आपके पास है 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, आप x किसी एक इक्वेशन से x का मान निकाल लोगे तो आप करोगे समीकरण नंबर 1 से निकालो। तो यहां से आएगा 11x बराबर -4, ये राइट साइड जाके प्लस 9y हो जाएगा। तो जो x का मान आएगा वो आएगा -4 प्लस 9y अपॉन में कितना? 11। समीकरण नंबर 3। ऐसे तो कर रहे हम प्रतिस्थापन विधि। और x का मान समीकरण 2 में रखो। अब तो x का मान
समीकरण 2 में रखने पर रख लो तो 6 ऐसे आया, जहां x हमारा रखो -4 प्लस 9y बटे 11 -5y बराबर है -3। सॉल्व कर लो इसे, तो 6 की गुणा करो 4 से तो -24 प्लस 9 छके 54 अपॉन में 11 -5y बराबर -3। अगर हम आगे से सॉल्व करेंगे तो आपको दिखेगा कि -24 प्लस 54y। अब देखो ध्यान से, इनका क्योंकि एलसीएम कितना आएगा 11 आएगा, तो एलसीएम 11, अगर पूरे का एलसीएम 11 आएगा आपका, तो इस 11 में 11 का भाग एक बार, तो ये वाला पार्ट तो ऐसे ही आएगा, बीच में माइनस है तो माइनस, और इस 11 में 1 का भाग 11 बार गया तो 11 की 5 से गुणा होगी, 11 पंजे 55y बराबर -3। बस आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 11 तो यहाँ जाएगा, तो ये आएगा -24 प्लस 54y माइनस 55y तो -y, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का, तो 11 3 33। इट मीन्स -y आएगा आपका -33 प्लस 24, तो -y आया आपका -9, तो y का मान आएगा 9। तो y का मान कहाँ रखोगे आप, समीकरण 3 में रखो। तो x आएगा आपका -4 प्लस 9 गुणा y, क्योंकि आपका 9 आया तो 9 अपॉन में 11, तो ये आएगा -4 प्लस 81 अपॉन 11, तो ये आएगा आपका 77, क्योंकि -4 प्लस 81 77 बटे 11, और इससे कट जाएगा 7। तो x आया 7 और y आया 9, मतलब जो आपकी भिन्न आएगी वो क्या आएगी 7 बटे 9, और यही आपका आंसर होगा। समझ पाए? तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन, देखिए आपके पास, अगर आप यहाँ पे जैसे आपने ये वाला क्वेश्चन किया, ठीक है, यही क्वेश्चन आपके पास अगले एक्सरसाइज में भी है, जहां पे हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। ऐसे आपने जैसे ये वाला क्वेश्चन किया, यही क्वेश्चन आपके पास आगे विलोपन विधि में भी है, ऐसा ही है, मतलब लाइब्रेरी वाला है वो, बट है सेम लगभग। और यहाँ पे एक अगला क्वेश्चन है 5वां वाला, ये भी अगले एक्सरसाइज में है। तो अगर आप इसे ऐसे कनेक्ट करके पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि क्वेश्चन वही हैं सारे, बस विधि अलग अलग विधि करने की है। जैसे यहाँ पे हम प्रतिस्थापन विधि से कर रहे हैं, तो वहां पे हम विलोपन विधि से करेंगे, बाकी तरीका सेम है। तो अगर आप एक दो बार खुद से प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके लिए बहुत बड़ी आसानी हो जाएगी समझने में, और चैप्टर आपको बहुत आसान लगना शुरू हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, वर्तमान आयु याद कीजिए। दो लोग हैं, इनकी हमें आयु निकालनी है। देखो, तो माना जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु को हमने ले लिया x, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु को हमने ले लिया y। ठीक है, अब जो वर्तमान आयु लेने के बाद आपको क्या करना है, पूछा है 5 वर्ष बाद। कभी भी कोई भी आयु वाला क्वेश्चन है, आप उसका पहले एक पार्ट पढ़ो, क्योंकि एक पार्ट यहां से है 5 वर्ष बाद यहां तक, तो पहले इस वाले पार्ट पे ध्यान दो आप। ये जो कंडीशन दी है ना कि जो जैकब की आयु है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, वो कब होगी, वो होगी 5 वर्ष बाद। जबकि आपके पास जो अभी आयु दी है वो वर्तमान आयु दी है, तो आप क्या करो, पहले इनकी आयु 5 साल बाद निकालो। तो आप लिखोगे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब की आयु अभी कितनी है x, 5 वर्ष बाद क्या होगी x प्लस 5। ऐसे ही 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी y प्लस 5। अब प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब प्रश्नानुसार, जो जैकब की आयु है वो उसके पुत्र की आयु का 5 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो हम 5 साल बाद दोनों को ले गए पहले। अब जो जैकब की आयु है 5 साल बाद उसके पुत्र की आयु का कितना गुना हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। मतलब जैकब की आयु
बराबर पुत्र की आयु गुणा 3, 3 गुणी मतलब गुणा 3, ये मतलब हुआ। तो देखो ये आएगा आपका x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 15। तो मैं अगर इसे आगे सॉल्व करूं तो 3y यहां जाएगा, x माइनस 3y बराबर 15 माइनस 5। तो आप लिखोगे x माइनस 3y बराबर 10, समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये है पहला। आगे लिखा हुआ है 5 वर्ष पूर्व, तो आप 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जैकब की आयु 5 वर्ष पूर्व अभी कितनी है, x है, तो 5 वर्ष पूर्व x माइनस 5। ऐसे ही 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, पुत्र की आयु कितनी होगी, y माइनस 5। ये तो मतलब हुआ। अभी हम बात कर रहे थे 5 वर्ष बाद की, तो हमने ये कंडीशन लगाई। अब 5 वर्ष पूर्व मतलब ये है। अब प्रश्नानुसार अगेन जो x माइनस 5 है, मतलब जो जैकब की आयु होगी 5 वर्ष पूर्व, वो उसके पुत्र की आयु का कितना गुना हो जाएगा, 7 गुनी हो जाएगी। कितना गुना हो जाएगा, 7 गुनी हो जाएगी। सॉल्व करो उसे, तो x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35। इसे यहाँ x माइनस 7y बराबर माइनस 35 प्लस 5, क्योंकि ये माइनस 5 है, राइट साइड जाके प्लस हो जाएगा। तो x माइनस 7y बराबर कितना आएगा, ये माइनस 30। यह है समीकरण नंबर 2। अब एक समीकरण आपके पास ये आई और एक ही आई, बस आपको इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखिए पहली इक्वेशन आपके पास x माइनस 3y बराबर 10, x माइनस 3y बराबर 10, यह है समीकरण नंबर पहली। और दूसरी आपके पास है x माइनस 7y बराबर माइनस 3, x माइनस 7y बराबर माइनस 3, माइनस 30, माइनस 30, समीकरण नंबर 2। कैसे करोगे, अगेन समीकरण 1 से अगर यहां से x का मान निकालू मैं, तो x बराबर आएगा, ये 10 है, ये एज इट इज, ये माइनस 3y है, यहां जाके प्लस 3y हो जाएगा। यह समीकरण नंबर 3। अब आपको क्या करना है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर रखो। तो x की जगह रखोगे आप 10 प्लस 3y माइनस 7y, तो माइनस 7y बराबर माइनस 30। तो आएगा 10 माइनस 4y बराबर माइनस 30। तो जो माइनस 4y आएगा वो आएगा माइनस 30, और ये 10 है, राइट साइड जाके माइनस 10, तो माइनस 4y बराबर माइनस 40। तो y आएगा आपका माइनस, माइनस से माइनस कट जाएगा, 40/4 कितना, 10। ठीक है, अब y का मान समीकरण किसमें रखोगे आप, 3 में रखो। तो x आएगा आपका 10 प्लस 3 गुणा y कितना है, 10। तो x का मान आएगा 10 प्लस 30, तो x कितना आया, 40। तो जैकब की जो आई, जैकब की आयु वो आई 40 वर्ष, और उसके जो पुत्र की आयु आई वो आई 10 वर्ष। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उन्हें पहले हमने रैखिक समीकरण में बदला, और उसके बाद हमने प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किया। तो उम्मीद ये है कि अब आपको प्रतिस्थापन विधि में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हमने जो युग्म दिए थे उन्हें भी सॉल्व करा, हर एक क्वेश्चन को, और जो आपके पास वर्ड प्रॉब्लम थी, मतलब जो पहले शब्दों में लिखे गए थे, इक्वेशन बनाई, समीकरण बनाई, और उसके बाद हर इक्वेशन को सॉल्व किया। ठीक है, अगर आप इन्हें करते हो और एक बार खुद से करने की कोशिश करो, तो आपको इस प्रतिस्थापन विधि से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। नमस्कार, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विलोपन विधि से आप किसी भी समीकरण को किस तरीके से हल कर सकते हो। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात करी थी प्रतिस्थापन विधि से आप किन्हीं भी समीकरण को किस तरीके से हल कर सकते हो। तो अगर आपको नहीं
आता है प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं, तो आप इससे पहले वाली वीडियो देखिए, तो आपको प्रतिस्थापन विधि में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आज हम विलोपन विधि पे बात करेंगे और बहुत आसान तरीके से आपको समझाऊंगा मैं कि विलोपन विधि क्या होती है और किस तरीके से आप किसी भी समीकरण को विलोपन विधि से हल कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो हमने प्रतिस्थापन विधि ऑलरेडी कर रखी है, आज हम बात करेंगे विलोपन विधि से और आपको समझ आएगा कि कौन सी विधि आपको ज्यादा आसान लगती है। देखो, पहला आपके पास है x प्लस वाई बराबर 5, इसे मैंने समीकरण नंबर 1 माना। दूसरा है 2x माइनस 3y बराबर 4, इसे मैंने समीकरण नंबर 2 माना। देखो, तो विलोपन विधि का मतलब है आप किसी भी एक चर को बराबर कर लो। जैसे यहाँ पे x है और यहाँ 2x है, तो या तो आप x वालों को बराबर कर लो, तो इसे भी 2x बना लो, या आप y वालों को बराबर कर लो। तो मेरा सुझाव ये है कि कभी भी जिस चर के ऑपोजिट साइन है, अलग अलग चिन्ह हैं, जैसे इसका प्लस है और इसका माइनस है, आप इस वाले को बराबर करो, ताकि आपको जब आप इसे हल करोगे तो आपको साइन चेंज नहीं करने पड़ेंगे, चिन्हों में कोई भी अंतर नहीं आएगा। तो आप क्या करोगे इसके लिए, समीकरण नंबर 1 को गुणा कर लोगे 3 से। 3 से क्यों? क्योंकि यहाँ 3y है और इसे 3 बनाने के लिए आपको पूरी समीकरण को हल करना है। याद रखना, आप सिर्फ y को नहीं, पूरे समीकरण को हल करोगे। तो जब मैं 3 से इसे गुणा करूंगा तो ये आएगा 3x, ये आएगा प्लस 3y बराबर 5 तिया 15, समीकरण नंबर 3। बस अब आप इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर लो, तो आपको दिखेगा इसे हमने 3 से गुणा किया तो ये समीकरण बनी, तो आपको 2 और 3 को हल करना अब, क्योंकि ये समीकरण ये वाली बन गई अब, ये वाली, ठीक है। अब मैंने क्यों बोला आपको कि आप ऑपोजिट साइन वालों को बराबर करो, ताकि जब आप इसे हल करोगे तो आप सीधे जोड़ना है, आपको चिन्ह चेंज नहीं करने हैं इसके। तो आपको दिखेगा ये माइनस का है और ये प्लस का, ये कट जाएगा अगर मैं जोड़ूंगा इसे। तो यहाँ है 2x प्लस 3x, कितना आया 5x बराबर 15 और 4 19। तो जो x का मान आया वो आया 19/5। समझ पाए आप? बस हो गया, ये x आ गया और x को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 5, मतलब ये, अदरवाइज यहाँ आपको कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट में रखो आप, तो x की जगह रखो 19/5 प्लस, देखो ये y ऐसी है बराबर 5। तो अगर मैं y का मान निकालूं तो ये आएगा 5 माइनस 19/5। तो कभी भी फ्रैक्शन वाला है तो आप सॉल्व कर लो, 5 की यहाँ गुणा करो, 5 पंजे 25, माइनस है बीच में 19 और पूरे के अपॉन में 5। तो आप देखोगे y का मान आ रहा है 6/5। तो इस तरीके से आप विलोपन विधि से समीकरण को हल कर सकते हो। और अब आप अगर इसे प्रतिस्थापन विधि से करोगे तो वो भी हो जाएगा, बट विलोपन विधि ज्यादा आसान होती है, क्योंकि यहाँ पे आपको बस किसी भी एक चर को बराबर करके सीधे हल करना होता है। जैसे एक क्वेश्चन आपको और बता रहा हूं मैं, ये आपके पास अगर आप देख पा रहे हो, x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1, x माइनस y/2 बराबर 3। आप या तो इसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, या आप ऐसा भी कर लो, पहले इन्हें बराबर कर लो, मतलब सॉल्व कर लो थोड़ा सा। तो आप 3 और 2 का एलसीएम ले लो 6, 6 में 2 का भाग 3 बार तो 3 की x से 3x प्लस 6 में 3 का भाग 2 बार तो 2 दूनी 4y बराबर -1। अब अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 3x प्लस 4y बराबर -6, क्योंकि 6 की यहाँ गुणा हो जाएगी, इसे मैंने समीकरण नंबर 1 मान लिया। ऐसे अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो 3 की यहाँ गुणा 3x माइनस वाई ऐसे ही बराबर 3, समीकरण नंबर 2, सॉरी 3 नहीं, क्योंकि 3 की यहाँ गुणा होगी तो 3 3 9 हो जाएगा ये, ठीक है 9, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे x वाला ऑलरेडी बराबर हो रखा है, तो आपको करने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो यहाँ y वाले को बराबर कर सकते थे 4 से गुणा करके और फिर सीधे ऐड कर देते से, लेकिन यहाँ x वाला ऑलरेडी बराबर है तो आप सीधे हल करोगे। अब ध्यान से सुनो जरा, इससे पहले वाले में हमने चिन्ह चेंज नहीं किए थे, क्योंकि वहां पे जिन्हें हमने बराबर किया उनके चिन्ह ऑपोजिट थे। लेकिन अब यहाँ पे देखो, अगर मुझे इस 3 को हटाना है तो मुझे इस 3 में से
3x में से 3x को माइनस करना पड़ेगा, तो मतलब इस समीकरण में से इसे घटाना पड़ेगा। और जब भी आप समीकरण को आपस में घटाओगे तो जो नीचे वाला है उन सबके चिन्ह चेंज होंगे। तो ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये भी माइनस। याद रखना, जब भी जिस चर को तुमने बराबर किया, जिस चर के गुणांक को बराबर कर रखा है, अगर उनके चिन्ह अलग अलग हैं तो आपको उन्हें माइनस करना है, और माइनस करोगे तो नीचे वाले सबके चिन्ह चेंज होंगे। तो इससे कट जाएगा। अब देखो, ये है माइनस प्लस 4y, और यह प्लस का y हो गया, अब ये माइनस नहीं है, अब ये प्लस का हो गया। तो 4y प्लस y कितना आ गया? 5y बराबर माइनस 6 माइनस 9, तो माइनस माइनस माइनस, और साइन बड़े वाले का इन दोनों को ऐड कर लो, तो 9 और 6 15। तो जो y का मान आएगा वो आएगा -15/5, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो कितना है ये? -3। तो y आया तुम्हारा -3। अब y को रखो फर्स्ट में, y को समीकरण 1 में रखने पर, और रख लो। समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो? 2 में क्यों रखो? चलो 1 ही में रखो, क्योंकि 1 हमने इसे मान रखा है। तो 3x ऐसे ही प्लस 4 गुणा y की जगह आप रखोगे -3 बराबर -6। तो ये आएगा 3x, ये आएगा -12, 4 3 12 बराबर -6। तो 3x का मान आएगा -6, ये यहाँ जाके +12। इट मीन्स 3x का मान आएगा 6, तो x का मान आएगा 6/3, कितना? 2। तो x आया 2 और y आया 3, -3। इस तरीके से आप किसी भी तरीके से किसी भी क्वेश्चंस को विलोपन विधि से हल कर दो। तो इसका मैंने पहला वाला और ये फ्रैक्शन वाला फोर्थ वाला पार्ट किया हुआ है। बाकी के 2 क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो, इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, पहले भी मतलब इससे पहले वाली एक्सरसाइज में, जब हमने प्रतिस्थापन विधि से हर एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। अब हम इन्हीं क्वेश्चन को पहले रैखिक समीकरण में चेंज करेंगे, और उसके बाद विलोपन विधि से आप इन्हें कैसे हल कर सकते हो उस पर बात करेंगे। देखिए, लिखा हुआ है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि द्वारा यदि उनका अस्तित्व हो। मतलब चेक करना है कि वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, अस्तित्व है या नहीं है, विलोपन विधि से हल करना है। कैसे करना है देखो, अब आपको बताया था मैंने, ध्यान दीजिए जरा। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1, कभी भी अंश और हर वाला क्वेश्चन है तो आपको कैसे करना, देखो। माना आपने अंश को ले लिया x और आपने हर को ले लिया y, तो बताओ भिन्न क्या हुई? भिन्न हुई x/y हुई। अब प्रश्नानुसार अब आप करोगे। देखो, इसने लिखा हुआ है भिन्न तो हमारी ये है, क्योंकि अंश और हर में आप तभी जोड़ोगे जब आपके पास कोई भिन्न होगी। तो भिन्न हमने मान लिया x/y, क्योंकि हमने अंश को x माना हुआ है, y को हर माना हुआ है। अब यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, तो जो अंश है उसमें 1 जोड़ दो, तो ये लो 1 जुड़ गया, और हर से 1 घटा दें, हर में से 1 घटा लो, तो भिन्न 1 में बदल जाती है। मतलब जो भिन्न है उसका मान 1 हो जाता है, ये मतलब है इस चीज का। 1 है तो इसके अपॉन में भी कुछ नहीं है, तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। x+1 की 1 से होगी तो x+1 ही आएगा, बराबर y-1 की 1 से होगी तो y-1 आएगा। इसे सॉल्व कर लो थोड़ा सा, तो आपको दिखेगा x, ये y लेफ्ट साइड आएगा तो -y हो जाएगा, और बराबर -1, और ये +1 यहाँ जाएगा तो -1। तो x माइनस y का मान आया -2। इसे मैंने समीकरण नंबर 1 मान लिया। समझ पाए आप? अब आगे लिखा हुआ है, यहां से यहां तक का अब तक हमने सॉल्व किया हुआ है। आगे लिखा हुआ है, यदि हर में 1 जोड़ दिया जाए तो 1/2 हो जाता है। मतलब ये बोल रहा है कि अब आपको अंश में कोई चेंज नहीं करना, सिर्फ हर में 1 जोड़ना है। तो कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 की x से होगी तो 2x बराबर y+1 की 1 से होगी तो y+1 ही आएगा। y को लेफ्ट साइड ले जाओ तो 2x माइनस y बराबर 1, समीकरण नंबर 2। तो आपके पास समीकरण नंबर 1 ये है, समीकरण नंबर 2 ये है। अब आप इन्हें सॉल्व करो। तो इन्हें सॉल्व करने का बड़ा सिंपल तरीका है। देखो, पहली इक्वेशन है x माइनस वाई बराबर -2, x माइनस वाई बराबर -2, समीकरण नंबर 1 है ये। और दूसरी समीकरण है 2x माइनस वाई बराबर 1, 2x माइनस वाई बराबर 1, 2x माइनस वाई बराबर 1।
यह समीकरण नंबर 2। अगर आप ध्यान से देखोगे y ऑलरेडी बराबर हो रखा है, तो हमें करने की जरूरत है नहीं कुछ, बस क्योंकि y के चिन्ह एक जैसे हैं तो आप दोनों को माइनस करोगे। आपको बताया मैंने, कभी भी अगर एक जैसे चिन्ह का मतलब है कि अगर दोनों के प्लस होते या दोनों के माइनस होते तो आपको साइन चेंज करना है उस केस में। तो मैं इसे माइनस करूंगा तो इसके साइन चेंज होंगे, तो ये भी माइनस होगा, ये प्लस माइनस है तो ये प्लस होगा, और ये प्लस है तो ये माइनस होगा, ताकि जब मैं इसे जोड़ूंगा तो माइनस वाई से ये प्लस वाई कट जाएगा। अब बताओ x माइनस 2x कितना आया? माइनस एक्स, क्योंकि माइनस हो रहा है और चिन्ह बड़े वाले का आएगा, बराबर -2 और -1 कितना आया? -3। तो x का मान कितना आएगा? 3। x को पुट करो फर्स्ट में, तो x को समीकरण 1 में रखने पर रखो, देखो x की जगह 3, सॉरी x की जगह 3 माइनस वाई ऐसे ही बराबर -2, तो माइनस वाई आएगा -2, ये 3 यहाँ जाके -3, तो माइनस वाई का मान आएगा -5, मतलब वाई कितना आया? 5। तो जो तुम्हारी भिन्न हुई वो कितनी हुई? 3/5, क्योंकि आपका अंश x था और y हर था जो कि 5 आया। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो जो भी अंश और हर वाले होंगे। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास है। ये भी हमने इसलिए पहले वाले एक्सरसाइज में किया था इस टाइप का भी, जो आयु वाला होता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी एग्जाम में आता है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। आपको नूरी और सोनू की आयु कितनी है ये निकालनी है। तो माना नूरी की आयु क्या मान लिया हमने? तो नूरी की आयु को मान लिया मैंने x, और सोनू की आयु को मान लिया मैंने y। अब आगे लिखा हुआ है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो सबसे पहले ये बोल रहा 5 वर्ष बाद, आप टाइम को ध्यान दो, 5 वर्ष पूर्व बोल रहे, तो आप 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु निकाल लो पहले। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी होगी बताओ? अभी x है तो 5 वर्ष पूर्व कितनी होगी? आप बोलोगे x - 5। और ऐसे ही 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु कितना होगा? y - 5। ठीक है, अब प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने लिखा हुआ है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु है x - 5, सोनू की आयु, यह है सोनू की आयु का कितना गुना बोल रहे हैं? 3 गुनी हो जाएगी। मतलब 5 वर्ष पहले जो नूरी की आयु थी वो सोनू की आयु का 3 गुना हो जाएगा, ये मतलब हुआ। ठीक है, आप इसे सॉल्व करो, तो x - 5 बराबर 3 की y से होगी तो 3y - 15। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये आएगा x, y को इधर ले आओ, बराबर -15 प्लस 5। इट मीन्स x - 3y आएगा -10, समीकरण नंबर 1। समझ पाए? ऐसे ही अगला है 10 वर्ष पश्चात। तो सबसे पहले 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु आप बोलोगे x + 10, और ऐसे ही 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु आप बोलोगे y + 10। ठीक है, अब अगेन प्रश्नानुसार जो 10 वर्ष बाद नूरी की एज है, नूरी की आयु है, वो सोनू की आयु का कितना गुना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। तो 2 गुना ये है। अगर आप इसे सॉल्व करो तो x + 10 तो ऐसे ही आएगा, बराबर 2 की y से, तो 2y + 20। सॉल्व करो तो x, ये 2y यहाँ आएगा -2y बराबर 20 - 10। इट मीन्स x - 2y कितना आया? 10, समीकरण नंबर 2। समझ पाए? तो ये है आपके पास पहली समीकरण, ये है आपके पास दूसरी समीकरण। इन्हें सॉल्व करो आप, x - 3y बराबर -10, x - 3y बराबर -10, यह समीकरण नंबर 1।
और समीकरण नंबर 2 है x माइनस 2y बराबर 10। x माइनस 2y बराबर 10, यह समीकरण नंबर 2। बस इन्हें हल कर लो आप। आपको बताया मैंने x वाला बराबर है, लेकिन सेम साइन है तो साइन चेंज होंगे, तो ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। देखो इससे कट जाएगा क्योंकि एक प्लस एक माइनस का। -3y प्लस 2y कितना आएगा? -y बराबर -10 -10 -20, तो मतलब y का मान आएगा 20। y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो तो x की जगह तो ये आएगा -3 गुणा y की जगह 20 बराबर -10। तो x माइनस 60 बराबर -10, x का मान आएगा -10 प्लस 60, x कितना आया? 50। मतलब ये हुआ कि जो नूरी की आयु है, नूरी की आयु वो है 50 वर्ष और सोनू की आयु है 20 वर्ष। ठीक है, इस तरीके से आप ये वाला प्रश्न हल कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है वाला। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग मतलब ये हुआ, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं 2 अंकों की संख्या माना 45 है, तो इनके अंकों का योग मतलब 4 + 5 कितना आएगा? 9 आएगा। ये ऐसा बोलना चाह रहा है। तो 2 अंकों की संख्या है मतलब 10 से बड़ी होगी और 99 से छोटी होगी। अब ये बोल रहा है संख्या का 9 गुना। अगर हम संख्या के अंकों को पलट दें तो उससे बनी संख्या का 2 गुना है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए 2 अंकों की संख्या के लिए हमें पहले लेना पड़ेगा इकाई का अंक और फिर दहाई का अंक। तो माना इकाई का अंक, इकाई का अंक हमने x मान लिया और दहाई का अंक हमने मान लिया y। तो संख्या क्या बनेगी? अगर आपके पास इकाई का अंक दिया है, दहाई का अंक दिया है, तो संख्या क्या बनती है? इकाई के अंक को 1 से गुणा और दहाई के अंक को 10 से गुणा और दोनों को ऐड कर लेते हैं, तभी तो बनता है ना। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि माना 45 कोई संख्या है, अब बताओ इस संख्या को कैसे बनाएंगे? अगर इकाई का अंक 5 और दहाई का अंक 4 है, तो आप दहाई के अंक को 10 से गुणा करोगे और इकाई के अंक को 1 से गुणा करोगे और दोनों को ऐड कर लोगे, तो 10 को 40 प्लस 5 कितना आया? 45। इस तरीके से बनती है संख्या। आप सीधे ऐसा थोड़ी लिखोगे 4 और 5 है। तो इसीलिए जो ये संख्या बनी है, ये कौन सी बनी है? 10y प्लस एक्स। वो इसलिए क्योंकि आपने इकाई को x माना हुआ है और दहाई को y माना हुआ है। अब संख्या आपने बना ली। अब क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, अंक तो ये है ना, एक x और एक y है, तो प्रश्नानुसार x प्लस y बराबर 9, समीकरण नंबर 1। समझ पाए आप x प्लस y क्यों आया? क्योंकि अंक ये हैं x और y। अब ये संख्या है, आगे लिखा हुआ है इस संख्या का 9 गुना। अब ये अंक की बात नहीं कर रहा, अब ये संख्या की बात कर रहा है। तो संख्या आपके पास ये है, तो इस संख्या का 9 गुना मतलब 10y प्लस एक्स, इसका 9 गुना बराबर किसके होगा? जब हम संख्या के अंकों को पलट देंगे, मतलब ये हुआ जैसे 45 है, अगर मैं अंकों को पलट दूंगा तो 54 हो जाएगा, मतलब अब ये दहाई का अंक होगा और ये इकाई का अंक होगा। तो ऐसे ही अगर मैं इन्हें पलट दूंगा तो आप दहाई का अंक x हो जाएगा, तो ये 10x हो जाएगा अगर मैं संख्या बनाऊं, और ये हो जाएगा y क्योंकि इकाई का अंक इसका कितना गुना है? 2 गुना है। ये मतलब हुआ। उम्मीद आप समझ पाए होंगे कि ये 10x प्लस वाई क्यों हुआ, क्योंकि अब ये संख्या के अंक पलट गए तो ये दहाई का हो जाएगा और ये इकाई का हो जाएगा, तो संख्या ऐसे बनेगी। आप इसे सॉल्व करो तो 10y प्लस 10y इंटू 9, 90y प्लस 9x बराबर 20x प्लस 2y। दोनों को लेफ्ट साइड ले जाओ, 90y प्लस 9x माइनस 20x माइनस 2y बराबर में 0। सॉल्व करोगे तो 90y माइनस 2y 88y और 9x माइनस 20x तो माइनस 11x बराबर 0। मैं इसे सॉल्व करूं अगर, तो आपको दिख रहा होगा पूरी संख्या 11 से कट रही है, तो 11 से काट दो इसे, तो ये आ जाएगा 8y माइनस एक्स बराबर 0, समीकरण नंबर 2।
और समीकरण एक ही है आपके पास, x प्लस वाई बराबर 2। तो क्या जो x प्लस वाई है, क्या मैं इसे y प्लस एक्स लिख सकता हूँ? बात तो सेम है। चाहे मैं 2 में 3 ऐड कर लूँ, चाहे मैं 3 में 2 ऐड कर लूँ, आएगा तो 5 ही। ऐसे अगर मैं इसे आगे पीछे कर लूँ, प्लस में होता, लेकिन सिर्फ ऐसा, आप इसे माइनस में नहीं कर सकते। माइनस में आपको चिन्ह भी चेंज करने पड़ेंगे। तो आपको दिखेगा एक्स एक्स कट गया। ऐसा इसलिए किया ताकि एक्स एक्स कट जाए, दोनों सेम है और ऑपोजिट साइन है। 8y प्लस वाई कितना? 9y। 9y की वैल्यू 0 प्लस 9 9, तो y का मान आएगा 1। 9/9 1। y का मान समीकरण कहाँ रखोगे? 1 में रखो। तो x तो ऐसे ही आया, प्लस y तुम्हारा 1 आया बराबर 9, x आया 9 माइनस 1 कितना? 8। तो संख्या तो ये है ना, आपको संख्या ज्ञात करनी है, संख्या तो ये है। तो यहाँ पे आप रखो x और y को रखो, तो संख्या होगी 10 इंटू वाई। वाई कितना है तुम्हारा? 1, और प्लस x आया 8। तो 10 एकम 10 और 8 कितना आया? 18, और यही आंसर है। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत आसान भी, आपको समझ आया होगा। बस आपको ये समझना है कि संख्या किस तरीके से बनेगी, और ये इसका सेकंड वाला पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बार दोबारा देखो, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास, मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से कहा, मतलब जो कैशियर होता है, कि मुझे 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देना। और मीना ने कुल कितने नोट निकाले? 25। तो आपको बताना है कि 50 रुपए के कितने नोट हैं और 100 रुपए के कितने नोट हैं। बड़ा सिंपल है, देखो। माना 50 रुपए के नोट हमने मान लिया x, और 100 रुपए के नोट हमने मान लिया y। तो अगर उसने 50 रुपए के x नोट निकाले और 100 रुपए के y नोट निकाले, तो उसने टोटल कितने नोट निकाले? x प्लस वाई। और क्वेश्चन में दिया है कि मीना ने कुल कितने नोट निकाले हैं? 25। तो x प्लस वाई आएगा 25, समीकरण नंबर 1। समझ पाए ऐसा क्यों? क्योंकि कुल नोट तो 25 है ना। अब ये बोल रहा है कि उसने 2000 रुपए निकाले। मुझे एक बात बताओ, अगर 50 रुपए की x नोट है, तो आपके पास कितने रुपए हुए? 50x, है ना। अगर मैं आपसे बोलूं आपके पास 50 रुपए के 10 नोट हैं, तो आप क्या करोगे? आपके पास कितने रुपए हैं? 500। मतलब जो जितने नोट हैं और जो उसकी वैल्यू, उसे गुणा करोगे ना, तभी तो टोटल आएगा। ऐसे ही 100 रुपए के अगर y नोट है, तो कितने रुपए हुए? 100y। बट उसने रुपए निकाले कितने हैं? 2000, तो आपने लिखा 2000। अब आप ध्यान से देखोगे तो इस पूरी समीकरण को आप 50 से डिवाइड कर सकते हो, कि ये 50 से ये भी कटता है, ये भी कटता है, ये भी कटता है। तो अगर मैं 50 से भाग दूं इसे, तो यहाँ आएगा x। इसे भाग दूं तो 50 दूनी 100, और इसे भाग दूं तो 50 चक्को। ये है समीकरण नंबर 2। सॉल्व कर लो इसे, तो ये आएगा x प्लस वाई बराबर 25। ये समीकरण नंबर 1 है। आपको दिख रहा है ऑलरेडी बराबर है, कौन सा वाला? x वाला। तो आप सीधे माइनस करो। माइनस क्यों? क्योंकि सेम साइन है, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, और ये भी माइनस, तो ये तो कट जाएगा। 2y माइनस वाई कितना? y। y आएगा तुम्हारा 40 माइनस 25 15। बस y का मान रख दो समीकरण नंबर 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख लो, तो x तो ऐसे ही आएगा, y की जगह आएगा 15 बराबर 25। x आएगा 25 माइनस 15। x कितना आया? 10। तो आप बोलोगे आपके पास 50 रुपए के कितने नोट हैं? 50 रुपए के 10 नोट हैं, और 100 रुपए के कितने नोट हैं? 15। तो यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन और है इसमें, देखो। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय के प्रथम 3 दिन का नियत किराया है, मतलब 3 दिन का किराया फिक्स है, और उसके बाद जितने आप अतिरिक्त दिन रखोगे उसका किराया अलग है। सरिता ने 7 दिन के 27 रुपए दिए, और सुसी ने 5 दिन के 21 रुपए दिए। आपको बताना है नियत किराया प्रत्येक दिन का। तो हमने मान लिया, माना नियत किराया, नियत किराया x है, और अतिरिक्त किराया कितना है? y है। अब नियत किराया, मतलब नियत किराया तो पहले 3 दिन का है ना, x। तो ये बोल रहा कि उसने 7 दिन के लिए कितने रुपए दिए? 27 रुपए दिए। तो देखो, अगर 7 दिन के 27 रुपए दिए, तो 7 दिन में से पहले 3 दिन का तो फिक्स है। x कितने दिन और बचे?
4 अतिरिक्त दिन का y के हिसाब से कितना हुआ, 4y हुआ। तो आप करोगे x प्लस 4y बराबर 27, समीकरण नंबर 1। समझ पाए ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नियत किराया पहले 3 दिन का है और 7 दिन में से अगर पहले 3 दिन का फिक्स है तो 4 दिन और बचे ना, तो 4 दिन का y के हिसाब से 4y हुआ। ऐसे ही सुशी ने 5 दिन का, 5 दिन का मतलब पहले 3 दिन तो फिक्स है, x कितने दिन और बचे, 2 और बचे, तो 2 का y के हिसाब से 2y बराबर 21। इट मीन्स x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, समीकरण नंबर 2। बस हो गया, क्वेश्चन खत्म, सॉल्व कर लो। x बराबर है, साइन चेंज होंगे, इससे घटेगा 4y माइनस 2y, 2y बराबर 6, तो y कितना आया 3। y का मान रखो समीकरण नंबर 1 में, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो, समीकरण 1 में x तो ऐसे ही आएगा, y की जगह आप रखोगे 3 बराबर 27, तो x प्लस 12 बराबर 27, तो x का मान आएगा 27 माइनस 12, x कितना आएगा 15। इसका मतलब ये है जो नियत किराया है पहले 3 दिन का वो है 15 रुपए, और जो अतिरिक्त है, अतिरिक्त किराया प्रत्येक दिन का वो है 3 रुपए। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आप एक बार, अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार और वीडियो देखो और उसके बाद खुद ट्राई करो, तो आप ये क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे।